जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ओवरव्यू जो अभी तक के हम लोग टॉपिक कवर कर चुके थे लैब में, उनको कवर अप किया था। और अब मज़ीद फर्दर मोर आगे बढ़ेंगे, जो कि लैब नंबर 9 का एक्चुअल टॉपिक है। वो है हमारे पास वैलिडेशन, क्लाइंट एंड सर्वर साइड वैलिडेशन बाय यूजिंग डाटा एनोटेशन लाइब्रेरी एंड मॉडल क्लास डाटा एनोटेशन लाइब्रेरी बेसिकली हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक मैकेनिज़्म है जो कि हमें वैलिडेशन के लिए जो है वो मदद देता है। यानी हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि जावा स्क्रिप्ट में अलग से क्लाइंट साइड वैलिडेशन अलग करते थे और सर्वर साइड वैलिडेशन अलग करते थे। लेकिन डाटा एनोटेशन की लाइब्रेरी हमें क्या करता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is a mechanism we can use it to feed the metadata into the application and framework to display with the render of HTML markup। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट्रीब्यूट आर परफॉर्म टू यूज टू सर्वर साइड एंड वैलिडेशन एज वेल एज क्लाइंट साइड वैलिडेशन। के डाटा एनोटेशन की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम सर्वर साइड और क्लाइंट साइड मतलब एक ही नंबर ऑफ कोड लिखते हुए, यानी एक ही वैलिडेशन करते हुए वो दोनों पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि जब भी डाटा एनोटेशन लाइब्रेरी पे हम लोग काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जे क्यूरी का कोड जनरेट कर देती है। इसके लिए डाटा एनोटेशन का काम हम लोग बेसिकली किस तरीके से करते हैं कि हमें एक मॉडल क्लास बनानी पड़ती है। जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमने स्टार्टिंग लेक्चर में देखा था कि मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें हमारा एक्चुअल डाटा होता है और डाटा पे ही वैलिडेशन लगती है कि HTML पे लगने वाली जितने भी कंट्रोल हैं कि उनमें किस टाइप की वैल्यू पास करेंगे। और वैलिडेशन नॉर्मली हम लोग कहते इसको हैं कि जैसे अगर हम किसी भी डाटा को वैलिडेट करने से मुराद ये होती है कि किस टाइप की वैल्यू हमें भेजनी है अपने डेटाबेस में, किस टाइप की वैल्यू जो है वो किस टाइप का डाटा हमें भेजना है। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मुझे ईमेल पे वैलिडेशन करनी है तो ईमेल में एक पैटर्न होता है @और .com का, कि भाई @ अगर जिस ईमेल में मिसिंग होगा तो इसका मतलब वो ईमेल जो है वो गलत है। फ़ोन नंबर अगर पाकिस्तानी स्टाइल से है +92 के फॉर्मेट पे है तो अगर +92 नहीं लिखा तो वो फ़ोन नंबर गलत होगा। इसी तरीके से नेम में नंबर्स नहीं आ सकते, या पासवर्ड में रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, या आईडी में सिर्फ जो है वो इंटीजर डाटा आएगा, तो इस टाइप की वैलिडेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप को हम लोग वैलिडेशन कहते हैं। अच्छा, कोई भी फील्ड आप लोग देखते हो, अगर हम एम्प्टी छोड़ दें उस पर भी वैलिडेशन लगाते हैं। दो टेक्स्ट फील्ड को आपस में मैच करना हो, जो आप लोगों को टास्क भी दिया था, उसके लिए भी हम लोग जो है वैलिडेशन करते हैं। तो ये तमाम लाइब्रेरी का मतलब होता है कि उस एक पूरा पैकेज और उसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एट्रीब्यूट को डिस्कस करते हैं कि डाटा एनोटेशन हमें किस टाइप के एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड, कि अगर किसी भी फील्ड में फॉर एग्जांपल हमें करनी है यहाँ मॉडल क्लास क्रिएट। मॉडल क्लास के अंदर जो है हम लोग तमाम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। जितना हमारा डाटा होगा उतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगी और हर प्रॉपर्टीज़ में ये एट्रीब्यूट लगाए जाते हैं उनको वैलिडेट करने के लिए। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं हो सकती। अब क्लास ये जो है पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म में कहते हैं ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़, जिसमें गेट और सेट दोनों ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास एक एट्रीब्यूट मिलता है डाटा एनोटेशन की लाइब्रेरी, जिसको हम लोग वैलिडेशन एट्रीब्यूट कहते हैं। स्ट्रिंग लेंथ ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग नॉर्मली ईमेल को वैलिडेट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से जो है हमारे पास और इसी तरीके से हमें वैलिडेशन एट्रीब्यूट और कौन कौन से होते हैं, रेंज होती है और कंपेयर होता है। रेंज का मतलब होता है इसमें दो नंबर ऑफ पैरामीटर पास होते हैं, एक मिनिमम के लिए एक मैक्सिमम के लिए। इसी तरीके से कंपेयर का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड को पासवर्ड को मैचिंग करवाने के लिए नॉर्मली हम लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें नॉर्मली एम्प्टी प्रोजेक्ट है और इसमें जो है वो एक कंट्रोलर ऐड किया हुआ है होम के नाम से, और उस होम में इंडेक्स में मैंने एक व्यू क्रिएट किया हुआ है। तो
मैं बजाय ये वाले काम में टाइम वेस्ट करने से मैंने ये चीज़ें पहले से क्रिएट की हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने क्योंकि इसमें व्यू अटैच किया हुआ है तो ये हमारे पास HTML आ गया। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि मॉडल क्लास एक क्रिएट करनी है। मॉडल के फोल्डर में जाकर आप यहाँ पर ऐड करवाओगे एक मॉडल क्लास, और इस क्लास का हम लोग नाम दे देते हैं नॉर्मली, कोई भी आप, इट्स अप टू यू, कोई भी नाम दे सकते हो। हम लोग यहाँ पर दे देते हैं स्टूडेंट के नाम से। चलो एम्प्लॉय कर लेते हैं, एम्प्लॉय। ठीक, तो ये हमने एम्प्लॉय क्लास कर ली, ये हमारे पास मॉडल क्लास आ गई। तो इस टाइम जो है अगर देखा जाए मॉडल, व्यू, कंट्रोलर तीनों हमारे पास हैं। ये हो गया हमारे पास कंट्रोलर, इसका भी फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, और ये हो गया हमारे पास व्यू, मैं इसको भी फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। अब क्लास देखें, डेटा एनोटेशन की लाइब्रेरी में सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप टैब टैब, और यहाँ पर इसकी टाइप लिखता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक वैल्यू उठा लेता हूँ यूज़र नेम के नाम से, गेट सेट। अब हमने स्लाइड में देखा था कि भाई प्रॉपर्टीज़ में हमें वैलिडेशन एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में जाकर रिक्वायर्ड, लेकिन क्लास ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। तो हमें वैलिडेशन एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले एक नेम स्पेस कॉल करवानी पड़ती है, जो हमारे पास टॉपिक है आज का, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन की लाइब्रेरी जो है हमें इम्प्लीमेंट करवानी पड़ती है। फिर हमें जो है वो तमाम जो है वो एट्रीब्यूट मिलेंगे, जैसे कि ये रिक्वायर्ड। अब इस टाइम हमने ये पहली वैलिडेशन इस प्रॉपर्टी पे लगा दी कि भाई हमारी भी जो फील्ड है वो क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कि इसमें हम लोग कोई ना कोई वैल्यू तो लाजमी डालें, ये एम्प्टी नहीं हो सकती। अब देखें क्लास मॉडल, ये क्या है हमारे पास, ये डाटा लेके आए, और डाटा को एक्सेस कौन करेगा, वो HTML करेगा, और उसमें तमाम इंस्ट्रक्शन कौन देगा, वो कंट्रोलर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड कर ली। अब मुझे यूज़र नेम के लिए जो है वो HTML चाहिए, तो क्लास यहाँ पर सबसे पहले @यूजिंग करने के बाद HTML डॉट बिगिन, मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म बना लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि एक पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ, और पैराग्राफ में मैं इंक्लोज कर लेता हूँ @HTML डॉट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेबल फॉर, और इस लेबल फॉर में मैं लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन कर देता हूँ कि m लैम्डा एक्सप्रेशन m डॉट। अब देखें डॉट करने के बाद मुझे कोई यूज़र नेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी हमें मॉडल क्लास को एक्सेस करना होगा अपने व्यू में, तो हमें उस व्यू को स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाना पड़ेगा। स्ट्रांगली टाइप व्यू का क्या मतलब कि किसी भी HTML व्यू में हमें किसी भी मॉडल क्लास को एक्सेस करना हो तो हमें उस व्यू को स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल, फिर यहाँ पे जिस तरीके से पैकेज को ऐड करवाते हैं, मेरे पैकेज का नाम क्या था, वेब एप्लीकेशन 1 डॉट करने के बाद मॉडल्स। मॉडल कौन सा, एम्प्लॉय का मॉडल जो है वो मुझे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉय की क्लास थी, और एम्प्लॉय की क्लास में यूज़र नेम की प्रॉपर्टी थी, और वो मुझे जो है वो HTML के थ्रू कंट्रोलर में एक्सेस करवानी है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर, लैम्डा एक्सप्रेशन मैं तब यूज़ कर सकता हूँ जब मेरे पास स्ट्रांगली टाइप व्यू होगा। m डॉट करने के बाद यहाँ पर देखें मुझे यूज़र नेम मिल गया। अब इसी तरीके से मैं दोबारा HTML करके HTML डॉट करने के बाद मैं यहाँ पर लूँगा, क्योंकि मुझे यूज़र नेम की वैल्यू उठानी है तो टेक्स्ट फील्ड से उठाऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ m लैम्डा एक्सप्रेशन m लैम्डा एक्सप्रेशन m डॉट करने के बाद, अच्छा सॉरी फॉर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर m लैम्डा एक्सप्रेशन m डॉट करने के बाद ये यूज़र नेम। नाउ अब इसी तरीके से मुझे जो है वो एरर मैसेज के लिए भी वैलिडेटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML डॉट करने के बाद वैलिडेट मैसेज फॉर, ताकि जो है वो वैलिडेशन का मैसेज मेरे पास आए।
तो इसमें भी मैं लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ, एम डॉट करने के बाद यूज़र नेम। ठीक, अब उसके बाद ये मैंने पैराग्राफ में इसलिए लिया ताकि जो है वो इसका फॉर्मेट सही तरीके से रहे। तो यहाँ पर मैं इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप। अब यहाँ पर टाइप जो आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी सबमिट। यहाँ पर नेम मैं कह देता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो नेम जो है वो मैं कह देता हूँ btn, और यहाँ पर मैं वैल्यू कह देता हूँ क्लिक टू सेव। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो HTML बन गया। देखें क्लास, समझिएगा फिर इस बात को, ये मैंने टेक्स्ट फील्ड किस लिए उठाया, ताकि मैं यूज़र नेम एक्सेस कर सकूं। किससे? मॉडल क्लास से। यूज़र नेम क्या है? मेरा डाटा है, और मुझे जो है इंस्ट्रक्शन जो देनी पड़ेगी वो बेसिकली अब कंट्रोलर से देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है अब मुझे कंट्रोलर में भी किसको एक्सेस करवाना पड़ेगा? एम्प्लॉय को एक्सेस करवाना पड़ेगा। तो जब भी याद रखें कि मॉडल को अगर HTML में एक्सेस करवाना होगा तो आपने स्ट्रांगली टाइप बनाना पड़ेगा, और इसी तरीके से मॉडल को जब मुझे एक्सेस करवाना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि भाई स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो मैं यहाँ पे बनाऊं, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट की क्लास कॉल ही नहीं होगी। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना सकूं? तो मुझे यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग वेब एप्लीकेशन 1 डॉट मॉडल्स। ये रेफरेंस ऐड हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास जो है वो एम्प्लॉय की क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। अब जैसे मैं इस पैकेज को वापस कमेंट आउट करता हूँ तो ये नहीं जानता कि एम्प्लॉय की क्लास क्या है। तो इसी तरीके से अब मैंने इस टाइम जो है वो कंट्रोलर को भी, कंट्रोलर में मॉडल को का रेफरेंस पास कर दिया। तो मैं यहाँ पर EMP के नाम से इसका ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। क्लास, याद रखिएगा कि अब इस टाइम एम्प्लॉय का जितना भी डाटा है वो इस ऑब्जेक्ट में, तो जाहिर सी बात है मुझे उस ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, क्योंकि जब भी इंडेक्स कॉल होगा तभी तो वैलिडेशन होगी, तभी तो ये रिटर्न करेगा व्यू। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, अगर स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी नहीं है तो क्या हो जाए, EMP डॉट करने के बाद यूजर नेम। अगर ये नहीं है एम्प्टी तो ये रिटर्न कर जाए रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ पर? मेरे मैसेज व्यू पे रिटर्न कर जाए, मेरे मैसेज व्यू पे क्या कर जाए, रिटर्न कर जाए। अच्छा, नहीं तो क्या हो, मैं करता हूं एल्स, और नहीं तो वो रिटर्न कर जाए अपने ही व्यू पे। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ देनी पड़ेगी, मॉडल स्टेट डॉट करने के बाद मॉडल स्टेट, यहाँ पर मॉडल स्टेट करने के बाद डॉट ऐड मॉडल एरर, और इट कंटेन क्लास। यहाँ पे देखिएगा अब इस टाइम जो है वो वैलिडेशन क्लास। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो अब इस टाइम जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये हमसे मांगेगा पहले की वैल्यू। जैसे कि मैं इसमें पहले पैकेट दे दूँ तो यहाँ पे मुझसे पहले पैरामीटर में क्या मांग रहा है, की स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि मुझे किस पे वैलिडेशन करनी है, मुझे जो है वो यूज़र नेम पे वैलिडेशन करनी है। उसके बाद मुझसे मांग रहा है एक्सेप्शन। तो यहाँ पर मैंने एरर मैसेज दे दिया। तो मैं कहता हूँ फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एरर मैसेज आ गया। अब क्लास, एक बात सोचिए, हम लोगों ने ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से क्या ये सर्वर से ये चीज़ खुद ही उठ के आ रही है या हम सर्वर को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है ये जो है वो एक सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लिहाजा क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्शन मेथड को HTTP पोस्ट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब हमारे पास कंट्रोलर कॉल हो, कंट्रोलर के साथ इंडेक्स कॉल हो, तो हमारे पास पहले व्यू आना चाहिए। तो उसके लिए हमें गेट मेथड भी इसी नेम से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्शन रिजल्ट
और यहाँ पे बना लेते हैं इंडेक्स, कि ये रिटर्न करेगा सिंपल इसी व्यू को करेगा। लेकिन व्यू पे आने के बाद जब हम इसी व्यू से पोस्ट बैक की रिक्वेस्ट देंगे, यानी पोस्ट की रिक्वेस्ट देंगे, तो ये हमारा वही वाला एक्शन चलेगा। और अगर यूज़र नेम की फील्ड में कुछ ना कुछ मैसेज हुआ तो वो हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाएगा, हमें मैसेज के व्यू पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। तो हम यहाँ मैसेज के एक्शन पे रिडायरेक्ट कर जाएगा, तो हम यहाँ पर नीचे एक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पब्लिक एक्शन रिजल्ट के नाम से जो है वो बना लेता हूँ। एक्शन रिजल्ट इसकी टाइप हो गई, और मैसेज के नाम से जो मैंने यहाँ पर रिडायरेक्ट करवा रहा हूँ, मैं उसी को बेस्ट तरीका ये, उसी को कॉपी करो आप और यहाँ पर रिटर्न करवा दो व्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लास देखो कि अपने प्रोग्राम को जब हम लोग चला कर देखते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो होम कंट्रोलर पे जाएगी। होम कंट्रोलर पे कौन सा है, इंडेक्स है। इंडेक्स से व्यू करवा के लेके आएगा, व्यू हमें दिखाएगा। और व्यू क्या दिखाएगा हमें, हमारे पास एक लेबल बना होगा यूज़र नेम के नाम से। तो मैं यहाँ पर उस लेबल को भी बना लेता हूँ। यूज़र नेम के नाम से, ठीक है, यूज़र नेम के नाम से लेबल बना हुआ होगा। और इसी तरीके से और हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगी, इसके अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट फील्ड होगी, और वैलिडेशन एरर मैसेज एरिया होगा, और उसके बाद नीचे एक बटन होगा। तो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, अगर टेक्स्ट फील्ड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा तो वो हमें ले जाएगा किसके व्यू पर, इसके व्यू पर ले जाएगा, इसके एक्शन पे। तो हमें जाहिर सी बात है मैसेज में भी कोई ना कोई व्यू अटैच करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करवाते हैं और इसी के नाम से एक व्यू ऐड करवा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो क्लास इस चीज़ को नोटिस करिएगा, तो जैसे कि यहाँ पर देखें क्लास यूज़र नेम के नाम से मेरे पास लेबल आ गया, और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड आ गई। जैसे मैं टेक्स्ट फील्ड पे कुछ नहीं लिखूंगा तो मेरे पास जो है वो मैसेज आ गया, क्या, द यूज़र फील्ड इज़, योर यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जैसे मैं कुछ ना कुछ दूंगा, फॉर सपोज ABC, मैं अगर कोई भी वैल्यू देता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, मैसेज के उस पर एक्शन रिजल्ट पे, मैसेज के व्यू पे मुझे ले जाएगा। तो क्लास किस तरीके से हम लोग वैलिडेट करते हैं, तो ये हमारे पास छोटी सी एग्जांपल थी डाटा एनोटेशन लाइब्रेरी की, कि हमें एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। उस मॉडल क्लास में डाटा एनोटेशन की लाइब्रेरी, तो उस क्लास में जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे, वो सब हमारे पास क्या होंगे, वो हमारा डाटा होगा। उनके बिहाफ पर कोई ना कोई HTML बना होगा, और उसमें इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देंगे वो बेसिकली हम लोग किसके थ्रू देंगे, कंट्रोलर के थ्रू। क्लास इसी वीडियो को हम लोग मज़ीद आगे फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हम लोग इसमें बहुत सारे 1 2 3 और जो है हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऐड करवा के उनको वैलिडेट करवाएंगे कि ईमेल किस तरीके से वैलिडेट करेंगे, और डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड को हम लोग किस तरीके से वैलिडेट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।